नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केवीएस के लिए ईवीएस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आप सबको पता है कि ईवीएस आपके 20 नंबर को स्कोर करते हैं। अगर आपने इस 20 नंबर की तैयारी कर ली तो आप बहुत कम टाइम में अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हैं। और इस क्लास को देख के आप पूरी इसके जितने भी टॉपिक आएंगे उसमें आप आराम से 17 से 18 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ओके, इसमें जो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से ली गई हैं और सारी चीज़ें 12 स्टैंडर्ड तक के ध्यान में रखकर की गई हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल 12 स्टैंडर्ड तक का रहेगा। इसके अलावा अभी जो सीटेट के एग्जाम हुए हैं इसमें सीटेट में किस तरीके से ईवीएस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारे क्वेश्चन जो आप कह रहे थे ना कि आउट ऑफ बॉक्स पूछे गए, आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को भी मैंने समावेश किया। इसमें आपकी एनसीईआरटी में ही एक बुक चलती है, भारत की सांस्कृतिक विविधता, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं। अब आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं आप सबको डिस्कस कर लूँगी। ओके, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा शेल्टर आवास टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने परिवार व मित्र टॉपिक को, इसका वर्गीकरण कैसे होगा, मित्रता क्या होगी, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद पादप जंतु, एनसीईआरटी में इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इसके अलावा भोजन टॉपिक, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सब की प्लेलिस्ट आपके चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाकर देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है आश्रय। आश्रय टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमने क्या किया था, डिजीज वाले टॉपिक में कुछ चीज़ें छूट गई थी। जब हम भोजन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि कुछ रोग होते हैं, जैसे आपके रोग कैसे होते हैं, कुछ रोग आपके जन्मजात होते हैं और कुछ रोग क्या होते हैं, उपार्जित। उपार्जित मतलब वातावरणीय कारक, किसी अन्य कारण से जो रोग होते हैं उपार्जित रोग होते हैं। क्लियर हो गया। इनको फिर हम उपार्जित रोग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो जल्दी से शॉर्ट में इसमें डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसको हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ और पॉइंट है जिसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसके बाद अपने शेल्टर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हर एक पॉइंट को देखिएगा, उसके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो जीएस में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। तो समझिए, ईवीएस जीएस को मिला के मैं चल लूँ तो 30 नंबर को इस वीडियो द्वारा आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करें एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब ये थोड़ा बहुत टाइम है ना आप सबके पास, बस इन सब टाइम को यूटिलाइज करना है। अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, कुछ नया पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत करिए। जितने टॉपिक है उन सबको बस रिवाइज करिए। इन सब के नोट्स आपको ऑफलाइन में दिए गए होंगे। अगर आप सब यूट्यूब में देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जिसको नोट्स नहीं मिले, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर देखते हैं आपको कितने नोट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में तो आपको सारी नोट्स दिए गए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रोग आपके 2 प्रकार के होते हैं, जिससे कुछ आपके जन्मजात रोग होते हैं, जैसे वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस होता है, हीमोफीलिया होता है, ये आपके जन्मजात रोग होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, व्यक्ति रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, और हीमोफीलिया को हम शाही रोग भी कहते हैं। इसके अलावा जो 21 प्रकार की अक्षमता का वर्णन है, 21 प्रकार की अक्षमता के अंतर्गत हीमोफीलिया का भी वर्णन किया गया है। हमारे यहाँ पे जो कानून आया था डिसेबिलिटी का, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, जो राइट विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटी का वर्णन किया गया। उसमें हीमोफीलिया को भी डिसेबिलिटी के रूप में माना है। व्यक्ति में कितने परसेंट डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तो 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। जो व्यक्ति दिव्यांग होता है उसको आरक्षण कितना मिलता है सरकारी नौकरी में, अभी तक 3% मिलता था, लेकिन बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, 4%। इसमें बहुत सारे पॉइंट में आपके जैसे हो सकता है पेडागोजी सेक्शन से डिस्कस कर लूँ या किसी और टॉपिक से। तो समझिए, ये क्लास जो आपकी होगी आपके सिलेक्शन वाली क्लास होगी। ऐसे पॉइंट जरूर डिस्कस करूँगी जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, अब इसके अलावा जो आपका ब्लड क्लॉटिंग में सहायक कौन करता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। इसके अलावा कौन सा विटामिन, तो विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। और जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रवाहित होता है तो ब्लड क्यों नहीं जमता, हिपेरिन नामक पदार्थ के कारण हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है। ध्यान रखिएगा। हमारे ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हिम एक वर्णक होता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है।
जबकि ग्लोबिन आपकी एक प्रकार की प्रोटीन होती है। ओके, हीमोग्लोबिन की कमी से व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। और जब व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है तो उसे लौह तत्वों से प्रचुर भोजन खाना चाहिए, जैसे गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, पालक खानी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, चुकंदर खाना चाहिए। ओके, अब उपार्जित रोग क्या होते हैं? जो हमारे वातावरणीय कारकों से उत्पन्न हो जाते हैं। उपार्जित रोग को दो पार्ट में डिवाइड किया है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को फैल जाते हैं। असंक्रामक रोग जो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर दूसरे को ना फैले, वो आपके असंक्रामक रोग होते हैं। जैसे आपका कोविड, कोविड कैसा रोग था? तो संक्रामक रोग था। तभी तो हमने क्या लॉकडाउन लगाया, विभिन्न प्रकार की चीजें, ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना पाए। कोविड का वायरस कौन सा था? सार्स, सार्स कोविड का वायरस था। इसके वेरिएंट अलग अलग होते, जैसे आपका डेल्टा, कप्पा, ये सब कहते हैं कोविड के वेरिएंट थे। जबकि वायरस पूछेगा तो सार्स आपका इसका वायरस था। क्लियर? कुछ प्रोटोजोआ से रोग, जैसे आपके कुछ प्रोटोजोआ से हो जाएंगे, कुछ आपके विषाणु से होते हैं, कुछ आपके जीवाणु से होते हैं, कुछ कवक से हो जाते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। जैसे मलेरिया, मलेरिया रोग आपके प्रोटोजोआ से हो जाते हैं। कौन सा? प्लाज्मोडियम परजीवी से मलेरिया रोग हो जाता है। और किस? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से आपका मलेरिया रोग होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, मलेरिया की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट रास ने मलेरिया की खोज की थी। इन्होंने कहा था कि जो मादा मच्छर होता है ना, एनाफ्लीज, उसी के काटने से मलेरिया होता है। और मलेरिया की दवा में किसका? हम सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अच्छा, जैसे कहीं पे मच्छर, इसका मच्छर का लार्वा किसमें? पानी में बच्चों को जन्म देता है। तो अगर आप उसमें कोई भी ऑयल, जैसे केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, तो क्या होता है? वहाँ का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो उस जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब जल में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसके कारण वो वहाँ पे श्वसन नहीं ले पाते और डूबकर मर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जितने भी पॉइंट बोल रही हूँ, हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ पॉइंट आपके जीएस में पूछ ले, हो सकता है कुछ पॉइंट आपके ईवीएस सेक्शन के पूछ ले, लेकिन आपको तैयार रहना है। क्वेश्चन का लेवल चाहे इजी हो या मॉडरेट हो, आप सारे पॉइंट जब पढ़ कर जाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। और आपका कमेंट आया था कि ज्योग्राफी वगैरह ज़्यादा नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए और मैपिंग जरूर आनी चाहिए। मैपिंग की वजह से आप सबको प्रैक्टिस कराई गई है, लेकिन मैं यूट्यूब में भी एक क्लास मैपिंग पे ले लूँगी, बहुत ट्रिक से मैं बताऊंगी, जैसे कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ जा रहे हैं तो बीच में कौन से राज्य पड़ेंगे, या आप जैसे आप आंध्र प्रदेश में खड़े हैं तो आपके उत्तर में कौन सा राज्य होगा, दक्षिण में कौन सा होगा, आपके पूरब में कौन सा राज्य होगा, पश्चिम में कैसा राज्य होगा। आप जम्मू कश्मीर से आपको राजस्थान जाना है तो किन किन राज्यों को, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी क्लास में अलग से ले लूँगी। आप सब क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दूसरे फ्रेंड के साथ, और एक अपना कमेंट जरूर लिखा करिए, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं उससे मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, देखिए इस टाइम बहुत सारे लोग आपको क्या हो रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करा रहे होंगे। बेशक क्वेश्चन आंसर में क्या होता है, व्यू ज़्यादा आते हैं, और हर देखिए यूट्यूबर को व्यू तो चाहिए, सिंपल सी बात है। आप इतनी मेहनत करें तो कहीं ना कहीं तो मुझे भी चाहिए ना कि वो व्यू आए, सब्सक्राइबर आए। लेकिन एग्जाम टाइम में अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस तब जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप प्रैक्टिस तो खुद से भी कर सकते हैं। इसलिए मैं हर एक पॉइंट के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, एक एक पॉइंट। इतने देखिए सारे रोग मैं लिखाऊंगी, टीवी से बैक्टीरिया से कौन सा होता है, विषाणु से कौन सा होता है, तो पहले एक बार ये क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। ओके, और प्रैक्टिस सीट आपको टेलीग्राम चैनल पर रोज मिल रही, उसको जरूर सॉल्व कीजिए। ओके, डिस्कस करें आगे। आपका जैसे क्या होता है, टीवी किससे होता है, जीवाणु से होता है। कवक, दाद खुजली कवक से होता है। विषाणु से पोलियो होता है। अभी मैं ट्रिक से भी इसको डिस्कस करते हैं। ओके, आगे डिस्कस करें। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रोग क्या होता है, शरीर के रक्त जो ब्लड होता है वो जमता नहीं है, ब्लड रुकता नहीं है, अगर चोट लग जाती है तो ब्लड बहता ही रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण हीमोफीलिया रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा। और कौन सा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण क्या होता है, एक प्लेटलेट्स का पार्ट होता है, इसी कारण ब्लड जमता है।
तो व्यक्ति में क्या होता है, इसकी कमी हो जाती है। वर्णांता में क्या होता है, व्यक्ति रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता। आगे देखते हैं। आगे आपके कुछ रोग हैं, जैसे मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। कौन सा, प्लाज्मोडियम परजीवा। खोज किसने की थी, रोनाल्ड रास ने। और इसकी दवा कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से मिलती है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया। कवक, दाद, खाज, खुजली, अस्थमा, फफूंद, ये सब क्या होते हैं, अस्थमा, ये सब कवक से होने वाले रोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है। एथलीट फुट भी क्या होता है, आपके कवक से होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ भी याद कर लीजिएगा इसको। दाद, खाज, गंजापन, ये सब क्या होते हैं, कवक से रोग होते हैं। मक्खियों से हैजा, डायरिया, पेचिस, मक्खियों से होने वाले रोग होते हैं। मच्छर से मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये आपके मच्छर से होने वाले रोग है। दूषित जल व भोजन से पोलियो, पीलिया, हैजा, आंत ज्वर। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, टीबी, काली खांसी, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टेटनस। चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, प्लेग जिसे हम काली मौत भी कहते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस की में कौन सा टीका लगता है, डीपीटी का टीका किस रोग के लिए लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में हम क्या करते हैं, डीपीटी का टीका लगाते हैं। टीबी रोग में क्या होता है, हमारे फेफड़ा प्रभावित हो तो इसमें कौन सा टीका लगता है, बीसीजी का फुल फॉर्म रख लीजिए, बैसिलस कॉलमेट-गुरेन। विषाणु से होने वाले रोग, एड्स, पीलिया, चेचक, रेबीज, गलसुआ, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब आपके वायरस से होते हैं। एड्स का वायरस कौन सा होता है, HIV वायरस होता है। एड्स में आपकी कौन सी कोशिकाएं नष्ट होती हैं, तो आपकी T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिसके और क्या होता है, व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। इसके अलावा एड्स के में परीक्षण कौन सा करते हैं, तो एड्स में हम एलिसा परीक्षण करते हैं। दूषित जल से कौन सा होता है, पीलिया नामक रोग दूषित जल के संपर्क से हो जाता है। रेबीज आपका विषाणु जनित रोग है। रेबीज में क्या होता है, व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, उसको क्या होता है, पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। जैसे कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है। अच्छा बताइए, रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, गोवा आपका रेबीज मुक्त राज्य हो गया है। हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, गोवा। हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2024 तक। और वहाँ पे गोवा की राजधानी क्या है, पणजी में हमने धरोहर खोला है। धरोहर क्या, एक प्रकार का GST संग्रहालय है। GST कैसा टैक्स है, GST आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। GST हमने किससे, 101वें संविधान संशोधन द्वारा हमने GST का निर्धारण किया था। GST में कितनी टैक्स होती हैं, तो 5, 12, 18, 28, ये आपकी क्या होती है, GST की स्लैब होती हैं, ध्यान रखिएगा। GST काउंसिलिंग का अध्यक्ष कौन होता है, GST काउंसिल का अध्यक्ष होता है आपका वित्त मंत्री। इस टाइम पे भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और भारत का स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, षणमुखम शेट्टी ने, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में GK में भी पूछे जा सकते हैं। हम डिस्कस किसके बारे में कर रहे थे, गोवा के बारे में। तो गोवा का आपका जो था, गोवा को किसने जीता था, तो गोवा को आपके पुर्तगालियों ने जीता था, ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए तो सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे। पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया था, वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा कहाँ, केरल के काली तट में आया था। वहाँ पे इनका स्वागत किसने किया था, वहाँ के शासक जमेरिन ने किया था। क्लियर। पुर्तगाली क्या क्या लाए थे, पुर्तगाली इंडिया में लाए थे, एक तो तंबाकू लाए थे, एक तो प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, एक आपका संतरा लाए थे, एक आपकी जो पानी वाले जहाज होते हैं इनके निर्माण की कला भी पुर्तगाली लाए थे, तोप निर्माण कला भी पुर्तगाली लेकर आए थे, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ सकता है, इसलिए हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँ। बहुत सारे पॉइंट आपके जैसे 8th स्टैंडर्ड में लिखे हैं, 9th स्टैंडर्ड में, कुछ चीज़ें आपकी जैसे क्या हो रहा है 7 के पर्यावरण की बुक में लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें जैसे SST जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें, मैं सारी चीज़ें आपकी NCERT के अकॉर्डिंग ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके। इसके अलावा आप सबकी NCERT की एक महा PDF बन चुकी है, जिसमें NCERT के जितने भी आपके 6 थीम और 4 उप थीम से जुड़े हुए पॉइंट है, उन सबको मैंने कलेक्ट कर लिया है। अगर आप चाहेंगे तो आप सबको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सारी चीज़ें, सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा। जब काफ़ी सारे कमेंट आएंगे तभी मैं आपको PDF दूंगी, ताकि काफ़ी लोगों को अगर ज़रूरत हो तभी वो दी जाए, वरना नहीं दी जाए। ओके, आगे देखते हैं।
आगे जैसे आपका कह रहा है कि एडीज मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है। मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। अब कुछ घरेलू उपचार होते हैं, जैसे पेट दर्द में हींग और अजवाइन का प्रयोग कर लेते हैं पानी में गर्म करके। दांत के दर्द में लौंग का तेल और हींग के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दादी के नुस्खे करके दिया हुआ है। मोच में चूने और हल्दी का लेप का प्रयोग करते हैं। आंखों में जलन में चाय पत्ती के पत्ती को रख लेते हैं, उसको पानी में डुबो के, या खीरा रख लेते हैं। बदहजमी में हम सौंफ का प्रयोग करते हैं। घाव में हल्दी के लेप का प्रयोग करते हैं। अच्छा बताइए, मसालों की रानी किसको बोलते हैं? केरल को बोलते हैं। केरल को आपको मसालों की रानी। आपकी एनसीईआरटी में केरल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे केरल में क्या होता है? टैपियोको जिसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कप्पा भी बोलते हैं, और नारियल केरल में उगाए जाते हैं। केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। केरल में क्या होते हैं? वल्लम होती हैं। वल्लम और फेरी केरल में पाई जाने वाली दो नाव होती हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए डिस्कस करते हैं। केरल में हम कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं। वहाँ पे जो मौसी होती है उसको क्या बोलते हैं? वलेम्मा। जो आपके पिता होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अप्पा बोलते हैं। इसके अलावा आपकी जो चिटप्पा बोलते हैं आपकी चाची को। चाची जो होती है उसे हम चिटप्पा बोलते हैं। ये सारे पॉइंट को ध्यान रखिए। आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे कह रहा स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान आपका कब प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। गांधी जी के कौन सी वो किया गया था? गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर हमने स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ किया था, ध्यान रखिएगा। इसका नारा क्या था? ना गंदगी करेंगे और ना ही हम करने देंगे। 100% ओडीएफ जिला कौन सा है? तो ओडीएफ वाले 3 राज्य आपके सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल हैं। ओडीएफ किसको बोलते हैं? जो 100% खुले में शौच मुक्त हो। इसके लिए भारत सरकार ने बहुत व्यापक रूप से योजना चलाई थी। एमडीएम से जुड़े भी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एमडीएम क्या होता है? भारत सरकार की एक योजना जिसके अंतर्गत पूरे देश में प्राथमिक और लघु प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान करते हैं। एमडीएम प्रारंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुआ था। लेकिन अभी हाल ही में एमडीएम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना होगा। इस सारे पॉइंट को रट लीजिएगा। ओके, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते पता नहीं, लेकिन इतनी ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रही हूँ। तो अब इतना तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आश्रय वाले टॉपिक को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करें। आश्रय, शेल्टर का तात्पर्य क्या होता है? आश्रय वह स्थान होता है कि जहाँ हम रहते हैं। आवास, आवास का तात्पर्य अगर देखें तो वास, वास का तात्पर्य क्या होता है? हमारे रहने का स्थान। जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारा वास स्थान होता है। लेकिन आवास कितने प्रकार के होते हैं? आवास आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका स्थायी आवास, एक होते हैं अस्थायी आवास। जैसे हम कहीं होटल में जाते हैं, कहीं और जगह रुकने जाते हैं, हॉस्टल में रुकने जा रहे होते हैं, तो क्या हमारा आवास हो जाता है? आवास होता है, वो हम रुक रहे होते हैं, लेकिन अस्थायी आवास होता है। जैसे हम एड्रेस नहीं डालते, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस तो क्या होता है? जो हमारा घर होता है वही तो होता है ना। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे टेंट होते हैं, ये भी आपके आवास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कैसे? अस्थायी आवास के अंतर्गत आते हैं। फिर विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के आवास बनाए जाते हैं। जैसे आपका क्या होता है? हिमाचल प्रदेश में छतें ढालनुमा बनाई जाती हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। असम में क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है? 10 से 15 फुट ऊपर बांस के ऊपर बनाए जाते हैं घर। लद्दाख में अलग तरीके के घर बनाए जाते हैं। इसको अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ पता होना चाहिए कि हम आवाज़ बनाते क्यों। भाई हमारा ये हमें ख़राब मौसम में, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आश्रय स्वयं बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते हैं। जैसे हम ह्यूमन, हम अपना आवास तो हम स्वयं बनाते हैं, लेकिन जैसे हमारे पालतू पशु होते हैं अपना आवास बनाते हैं? नहीं बनाते। वो क्या होता है? कुछ पालतू पशु तो हमारे साथ रहते हैं, बहुत सारे जंगली जीव जंतु गुफा में, बिल में, इन सब में रहते हैं, तो वो उनका आवास होता है। ओके, डिस्कस करें आगे। सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं? कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। आश्रय कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रय विभिन्न प्रकार के आप देख सकते हैं। जैसे आपको होते हैं स्थायी आवास और अस्थायी आवास। जैसे आपका हाउस बोट हो गया, पक्षियों के घोंसले हो गए, छात्रावास हो गए, ये सब क्या होते हैं? आपके अस्थायी आवास। अब हम पहले कुछ जानवरों के आवास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा जानवर कहाँ रहता है? जैसे कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी हम सबके साथ ही रहते हैं, तो ये हमारे घरों में ही रहते हैं। जंगल में रहने वाले जैसे शेर, हाथी, हिरण, गैंडा, बाघ, ये सब जंगल में रहते हैं।
अब आपको यहाँ पे क्या बताना चाहिए, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे शेर, शेर मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, कहाँ पे। इसके अलावा हिरण के लिए हम कौन सा, जैसे हंगुल कहाँ पे पाया जाता है, गैंडा के लिए कौन सा स्पेशल है, बाघ के लिए कौन सा स्पेशल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपके एग्जाम में बोला गया कि आपको 12 स्टैंडर्ड तक की चीज़ें पता होनी चाहिए। पेड़ पर रहने वाले जीव क्या होते हैं, बंदूर, लंगूर, पांडा, ये सब पेड़ पे रहते हैं। आपका स्लॉथ होता है, स्लॉथ भी पेड़ पे रहता है। पानी में रहने वाले जीव मछली, डॉल्फिन, बतख पानी में रहने। जमीन में रहने वाले जीव कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी जमीन में रहे। जमीन के अंदर चूहा, सांप, चींटी, बिच्छू, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। उभयचर क्या होते हैं, जो आपके जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उभयचर। जैसे आपका मगरमच्छ, सांप, मेंढक आदि। रजत मछली, रजत मछली एक कीड़ा, इस प्रकार की मछली को छोड़कर सभी मछलियां पानी में रहती हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रजत मछली पानी में नहीं रहती। आपको लग रहा हो कि मछली, जैसे आपको कई बार पूछता है ना कि अलग अलग टाइप की जल में रहती है कि स्थल में, तो रजत मछली आपकी मछली पानी में नहीं रहती। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आश्रय क्या होता है, जीव जंतु का निवास स्थान जिसे हम बोलते हैं, वो हमारा आश्रय होता है। वह कौन सा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कौवे इनका भी पालन पोषण करता है। क्लियर हो क्या। वह कौन सा पक्षी जो सबसे सुंदर घोंसला बनाते हैं, बीवर। इसमें क्या होता है, बीवर में नर बीवर पक्षी घोंसला बनाते हैं, और जो बहुत अच्छा घोंसला बनाती है मादा उसी को चुन लेती है। मतलब इनमें क्या होते हैं, स्वयंवर, और उसी के अंडे घोंसले में अपना अंडा देती है। तो बीवर पक्षियों में क्या होता है, स्वयंवर होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारे बेसिक आवश्यकताएं क्या होती है, मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान। जैसे कि नहीं, भोजन, वस्त्र, आवास, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। छात्रावास, आउटपोस्ट, पक्षियों के घोंसले, कैसे अस्थायी आवास है। तो आज की क्लास में हम इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। ये सारे पॉइंट के नोट्स बनाइएगा, या फिर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा PDF के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।